हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं चंचल भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आज इस एनएससी जीएस की सेकंड क्लास में, फिजिक्स की सेकंड क्लास में। होप आप बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आपने लास्ट क्लास को पढ़ा होगा, लास्ट क्लास के क्वेश्चंस आपने किए होंगे। कुछ बच्चों के डाउट्स आए थे। एट द एंड ऑफ द टुडे सेशन वी आर टेकिंग द डाउट्स, बट उससे पहले आज की क्लास में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कर रहे हैं। हो सकता है आज की क्लास से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाए एनएससी जीएस के एग्जाम में, नहीं एक क्वेश्चन तो पक्का मिलने ही वाला है। एनएससी जीएस के भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे बच्चों आज की क्लास में। एनएससी जीएस के भी जो पीवाईक्यूज हैं, जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो भी करेंगे। मुझे पता है 9th क्लास के बच्चे भी जुड़े हुए हैं और 10th क्लास के बच्चे भी हैं। हम आज का लेक्चर बिल्कुल इस तरीके से चलाएंगे, इस तरीके से पढ़ाएंगे कि जो 9th क्लास का जो बच्चा है वो भी बड़े आराम से सारी चीजें पढ़ पाएगा और 10th क्लास वाला। So without wasting any time, let us start a very important topic, that is reflection through spherical mirrors. Spherical mirror से रिफ्लेक्शन की बात करें, जस्ट ये रिफ्लेक्शन पहले कैसे आ गया बेटा? 1 मिनट का मुझे टाइम लगेगा। ये यहाँ आ गया, अच्छा ये बाद में आ गया, ठीक है। रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। तो बेटा स्फेरिकल मिरर क्या चीज है? आप कोई भी एक स्फेरिकल ग्लास ले लें, आप कोई भी एक स्फेरिकल ग्लास लें। लेट अस से कि मैंने ये स्फेरिकल ग्लास लिया बच्चों, हमने एक स्फेरिकल ग्लास लिया और इस स्फेरिकल ग्लास को कट कर दिया। लेट अस से यहां से कट कर दिया। जैसे कि हमने प्लेन मिरर का एक फेस पॉलिश किया था, बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी 2 फेसेस हैं। कोई एक फेस क्या होने वाला है? पॉलिश होने वाला है। अब लेटेस्ट से अगर हमने क्या किया, ये वाला पार्ट भाई ये काट दिया आपने बच्चों, और ये वाला पार्ट आपने बच्चों पॉलिश कर दिया। आज की क्लास में बार बार आपको बता रहा हूं, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, क्योंकि ऐसा कोई एनएससी जीएस का पेपर नहीं है किसी भी साल का जिस साल में रिफ्रैक्शन से या फिर स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्शन है वहां से क्वेश्चन ना आया हो। ऐसा कोई ईयर ही नहीं है। आप पीवाईक्यू देखना जरूर। आपने ये वाला पार्ट बेटा पॉलिश कर दिया या ये वाला पार्ट कर दिया। ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग पार्ट, ये तो आपने पॉलिश कर दिया। अगर ये पार्ट इसका आपका क्या बन गया? रिफ्लेक्टिंग पार्ट बन गया, तो ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया। ये आपका क्या हो गया बच्चों? कॉनकेव मिरर हो गया। अब अगर मैं बात करूं, अब अगर मैं बात करूं इस वाले पार्ट को अगर रिफ्लेक्टिंग बना दिया जाए, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा बच्चों। ओके, तो 2 तरह के मिरर हो गए, एक कॉन्वेक्स मिरर। तो इन शॉर्ट यू कैन से बच्चों कि यार ये वाला सर आपने पार्ट क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। ये वाला पार्ट आपका रिफ्लेक्टिंग हो गया, ये पार्ट आपका रिफ्लेक्टिंग हो गया। अगर ऐसा कर देते हैं, अगर हम ऐसा कर देते हैं, तो ये कॉनकेव मिरर। अगर बच्चों ऐसा कर दिया कि ये वाला जो पार्ट है आपने, ये वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग हो गया, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट रिफ्लेक्ट, तो ये पार्ट अगर आप रिफ्लेक्टिंग कर देते हैं तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर बन जाता है। कौन सा मिरर बन गया? ये कॉन्वेक्स मिरर बन गया आपके। क्लियर? ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। कुछ कुछ बेसिक टर्म्स हैं स्फेरिकल मिरर में। देयर आर सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर्स, चाहे वो आपका कॉनकेव मिरर हो, चाहे वो आपका कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों के केस में।
द वेरी फर्स्ट टर्म इज द पोल, द वेरी फर्स्ट टर्म इज पोल। तो बेटा ये जो भी आपका मिरर है उसका बिल्कुल सेंट्रल पार्ट जो है, तो सेंटर पार्ट है इसका, ये आपका क्या कहलाता है, ये पोल कहलाता है। तो पोल इज एनी पॉइंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर, फॉर कन्वीनियंस वी टेक इट एज द सेंट्रल पॉइंट पी ऑफ द मिरर। वी विल रिप्रेजेंट द पोल, वी विल रिप्रेजेंट द पोल विद कैपिटल पी। अगला है बेटा प्रिंसिपल सेक्शन। तो इज एनी सेक्शन ऑफ द मिरर सच एज एम एम डैश पासिंग थ्रू द पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिस स्फेयर से आपने, जिस स्फेयर से बच्चों आपने इसको, इस मिरर को बनाया है, स्फेरिकल मिरर को बनाया है, का जो सेंटर होगा वो आपका क्या कहलाएगा, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती हुई लाइन और जो पोल से पास कर जाएगी वो आपकी क्या कहलाएगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी बच्चों। वो क्या कहलाएगी, आपकी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी बच्चों। रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का मिड पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का मिड पॉइंट, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट बेटा। एफ इज इक्वल टू क्या होता है यहां पर, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू होता है, ये हम बताएंगे भी। एफ इज द फोकल लेंथ, एफ इज द फोकल लेंथ, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों वो आर होगा, ऑब्वियस है वो आर ही होता है, वो रेडियस होता है। एंड दिस लाइन इज प्रिंसिपल एक्सिस। बच्चों एक बात बहुत कायदे से आपको याद रखनी है कि जो भी इमेजेस बनेंगी वो कहां पर बननी चाहिए, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस। कहां पर बनेगी वो, प्रिंसिपल एक्सिस पर, इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट इज अपर्चर। सो इट इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया ऑफ द मिरर। ये जो ये वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाता है आपका, जहां से जितने पार्ट पर लाइट रे फॉल कर रही है, ये इफेक्टिव, इसको इसी को अपर्चर कहते हैं। ऑप्टिक्स के अंदर बच्चों ये जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हम पढ़ रहे हैं इसमें जो हम लेते हैं वो पैरा एक्सियल रेज लेते हैं बच्चों। वी कंसिडर और वी अज्यूम कि जितनी भी रेज हैं दे ऑल आर पैरा एक्सियल रेज। पैरा एक्सियल रेज। तो पैरा एक्सियल रेज क्या होती हैं बच्चों, पैरा एक्सियल रेज क्या होंगी आपकी, वो रेज, पैरा एक्सियल रेज के लिए सुनो, जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज होंगी और जितने भी एंगल्स हैं दे आर वेरी स्मॉल। वो क्या होंगी, वो बहुत स्मॉल होंगे आपकी, बहुत स्मॉल होंगे। मना कर दो। तो दीज आर पैरा एक्सियल रेज, और हमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारे लेवल पर अभी सारी रेज पैरा एक्सियल रेज ही हैं, सारी रेज पैरा एक्सियल रेज है। नाउ बेटा आपको अगर नॉर्मल ड्रॉ करना है किसी भी मिरर पर, आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो देखो प्लेन मिरर पर तो कोई इश्यू नहीं था। यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए क्या होगा, आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन पास करनी है। कोई भी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी वो हमेशा मिरर पर क्या होगी बच्चों, नॉर्मल होगी। फॉर एग्जाम्पल ये आपका कॉनकेव मिरर था बच्चों, आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये लो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास। अगर मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूं, अगर मैं बच्चों इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो दिस एंगल इज 90 डिग्री। और आपको बताया था कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इक्वल होंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, चाहे स्फेरिकल मिरर हो चाहे कर्व मिरर हो, हर एक के लिए वैलिड होने वाले, हर एक के लिए वैलिड होने वाले। सिमिलरली यहां पर भी बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो ही, से जो भी लाइन पास करेगी मिरर पर वो ही नॉर्मल लाइन कहलाएगी। वो आपकी क्या कहलाएगी बच्चों, वो नॉर्मल लाइन कहलाएगी, नॉर्मल लाइन। अच्छा आपका जो कॉनकेव मिरर होता है ना, कॉनकेव मिरर,
उसका एक और नाम है, कॉनकेव मिरर का एक और नाम है, दैट इज कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि लाइट रेज को कन्वर्ज करता है बच्चों। क्या करता है यार? कन्वर्ज करता है। और कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम है डाइवर्जिंग मिरर, ये लाइट रेज को डाइवर्ज करता है, तो इसको डाइवर्जिंग मिरर कह दिया, इसको डाइवर्जिंग मिरर कह दिया। नेक्स्ट रेज, दोज रेज, ये भी बताया, दोज रेज विच मेक वेरी स्मॉल एंगल विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड पैरा एक्सियल रेज। जितने भी एंगल्स हैं सब बहुत स्मॉल होंगे। पैरा एक्सियल रेज नीड नॉट टू बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये जनरल एक परसेप्शन होता है हमारा कि हम क्या मान के चलते हैं बच्चों कि पैरा एक्सियल रेज का मतलब क्या हुआ कि लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्जिनल रेज बेटा ऐसी रेज जो नॉर्मल के साथ लार्जर एंगल बनाएंगे, यानी कि जो पैरा एक्सियल रेज नहीं है, दे आर मार्जिनल रेज। बस सिंपल इतना पता होना चाहिए, तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। नाउ हियर कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कैसे इमेज की फॉर्मेशन होगी, क्या क्या रूल्स होंगे स्फेरिकल मिरर में इमेज फॉर्मेशन के, वो देखिए आप। So the very first rule is, the very first rule is, बच्चों कोई भी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास कर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फोकस, कि मिरर के ऊपर जब लाइट रेज इंफिनिटी से आती हैं, और इंफिनिटी से आने का मतलब लाइट रेज पैरेलल है, और पैरेलल लाइट रेज आने का मतलब लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी। ये बात ध्यान रखना बच्चों। जब भी अगर हम कहें कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी के ऊपर रखा है या इमेज इंफिनिटी के ऊपर बनी है, इट मींस लाइट रेज आर पैरेलल। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द लाइट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो ये जरूरी नहीं है। अब लाइट रेज पैरेलल ही आई, ये रिफ्लेक्शन के बाद किससे पास करेंगे? ये फोकस से पास करेंगे। किससे पास करेंगे बेटा? फोकस से पास करेंगे। लाइट रेज आई पैरेलल, फोकस से पास, यही डेफिनेशन है फोकस। दूसरी बात, चाहे लाइट रे बेटा, कोई भी लाइट रे, अब जैसे अब कॉन्वेक्स मिरर के केस में आप बात करोगे, यहां तो एक्चुअल में पास कर गई, यहां पे अपीयर्स टू पास, जब यहां से गया तो इट अपीयर्स टू पास थ्रू द फोकस। दिस इज द वेरी फर्स्ट रूल। कोई भी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, इट पासेस थ्रू और इट अपीयर्स टू पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, द वेरी फर्स्ट रूल। नाउ द नेक्स्ट रूल, कोई भी लाइट रे, एनी लाइट रे which is passing through the focus gets parallel to the principal axis after reflection. रिफ्लेक्शन के बाद बच्चों क्या होगा? लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी, माने पहले वाले केस का बिल्कुल उल्टा। अगर लाइट रे फोकस की तरफ डायरेक्टेड है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा? वो इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एक ही बात, ये बात मैंने अभी आपको बताई बच्चों कि कोई भी लाइट रे है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, वो लाइट रे हमेशा मिरर के नॉर्मल होगी, परपेंडिकुलर होगी, नॉर्मल होगी, परपेंडिकुलर होगी। उल्टा भी ट्रू है, कोई भी लाइट रे जो नॉर्मल होगी मिरर के, वो क्या हो जाएगी? वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी ही करेगी। बोथ आर ट्रू। कोई भी लाइट रे, अच्छा बेटा इस केस में कोई लाइट रे अगर आपसे पूछ ले कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर के गई है, आप मुझे बता दीजिए उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा और उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? आपके रिएक्शन से मैं आपका जवाब जानना चाहूंगा, आपके रिएक्शन से मैं ये बात जानना चाहूंगा कि जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा है क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस बेटा ये तो नॉर्मल के अलोंग ही है, तो नॉर्मल के साथ तो एंगल जीरो बन जाता है, ये बात ध्यान रहे। अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए मिरर पर फॉल करती है, स्फेरिकल मिरर पर,
तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बच्चों 0 होगा। ओके, वेरी गुड। कोई भी लाइट रे अगर पॉल पर फॉल करती है तो बेटा वो सिमेट्रिकली प्रिंसिपल एक्सिस से सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी। सॉरी, यानी वही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहां भी वैलिड है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आई और ये भी आई हो जाएगा दोनों केस में। अब बच्चों ये देखिए आपका, ये जो अगले जो 5 पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पर कहां का इमेज बनेगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मुझे याद भी होना चाहिए और आपको एक तरीका भी बता दूंगा याद करने का, क्या तरीका। द वेरी फर्स्ट पॉइंट, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी के ऊपर है बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी के ऊपर है तो इमेज कहां पर बनेगी? अभी आपको बताया फोकस पर बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी के ऊपर है तो आपकी इमेज कहां बनेगी? फोकस के ऊपर बनेगी बच्चों, फोकस के ऊपर बनेगी। तो फोकस पर बनी, ये जो इमेज बनेगी बच्चों ये रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। इन्वर्टेड का मतलब मेरे ख्याल से मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था कि अगर मान लो ये पेन का टिप ऊपर था तो इन्वर्टेड का मतलब जो फाइनल इमेज बनेगी उसमें ये टिप नीचे की तरफ चला जाएगा। तो द फाइनल इमेज फॉर्म्ड इज inverted but it is real and it is highly diminished। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब क्या हुआ? का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में बड़ा छोटा होगा। अगर आपने ऑब्जेक्ट को बेटा, अब आप इन्फिनिटी से थोड़ा सा पास ले आए, आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी या सी के बीच में रखा, या बेटा इसको कई बार बोल दिया जाता है कि ऑब्जेक्ट को आपने बच्चों कहां रखा? आपने बियॉन्ड सी रखा, आपने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा। तो बियॉन्ड सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो इस बार जो इमेज आपकी बनेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी। आपको एक मैजिक रूल बता दूं, आप ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे पास लेकर के आओगे इमेज इधर से दूर होती जाएगी। आप देखिए अभी फोकस पर बनी थी, अब फोकस से पीछे इधर इस तरफ चला जाएगा और दूर जाएगा। तो इस बार जो इमेज बनी वो कहां पर बनी बच्चों? वो सेंटर और फोकस के बीच में, माने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनी। रियल और इन्वर्टेड भी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड भी बनेगी और बेटा डिमिनिश्ड भी बनेगी। क्लियर है? अगला केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख देते हो तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। अगर आपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी, उसी साइज की बनेगी बच्चों जिस साइज का क्या है? ऑब्जेक्ट है, सेम साइज का। यानी कि बच्चों मैं आपसे जानना चाहता हूं इस केस में m की वैल्यू क्या होगी? सेम अगर साइज का बन गया तो ये तो मुझे समझ में आ गया कि m की वैल्यू 1 होगी और इमेज रियल बनी है, इमेज रियल बनी है तो कैसा साइन आएगा? अरे इमेज अगर रियल बनी है तो कैसा साइन आएगा? माइनस। तो m इक्वल्स -1। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपने कॉन्केव मिरर के केस में ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? m इज इक्वल टू -1, m इज इक्वल टू -1। याद आ रहा है आपको लास्ट क्लास में किया था कि प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन क्या होगा? तो प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन +1 होता था, या -1 है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट बच्चों। अब आप और पास ले आओ, अब आपने ऑब्जेक्ट को कहां ले आए? आप सेंटर और फोकस के बीच में ले आए। अब इमेज जाएगी और पीछे बियॉन्ड सी चली जाएगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, एनलार्ज्ड बनेगी। यानी कि यहां पर अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, m इज ग्रेटर देन -1, यानी कि आप ये कहो यार mod of m is greater than 1 and its sign is negative, तो साइन भी क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा ना यार। अगेन दिस केस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस केस इज
मुझे पता है ये दो केस बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं, एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला और एक ये वाला केस, जब ऑब्जेक्ट को कहां रखते हो हम, पोल और फोकस के बीच में। दिस इज द ओनली केस, ये अकेला ऐसा केस है प्यारे बच्चों जिसमें कॉनकेव मिरर के केस में इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, हाईली एनलार्ज्ड बनेगी। इसके अपने कुछ कुछ एप्लीकेशन है जो मैं भी आपको बताऊंगा। अगर आपने बच्चों ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रख दिया तो उस केस में इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, ऐसे कहीं लाइट रेज को मीट करवाना पड़ेगा भैया। वर्चुअल बनेगी, एनलार्ज्ड बनेगी, इरेक्ट बनेगी। वर्चुअल की जोड़ी किसके साथ रहती है, इरेक्ट के साथ रहती है यार। इसका बड़ा यूज है, ये जो पार्ट है ये वाला, इसका यूज है, बहुत ज्यादा यूज है। कहां कहां यूज है फटाफट से देख लेते हैं। सर एक तो यूज हो गया किसके लिए, शेविंग मिरर के केस में। शेविंग मिरर के केस में हम अपने फेस को कहां रखते हैं, बिटवीन द पोल एंड द फोकस। तो पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो इमेज कैसी बनेगी, एनलार्ज बनेगी। शेविंग में बड़ा फायदा हो जाए। दूसरा इसका सर, जो भी आपकी जो गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं, गाड़ी की जो क्या है हेडलाइट जहां लगाते हैं का जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है वो ये रखते हैं, उस हेडलाइट को फोकस के पास रखते हैं, नजदीक रखते हैं। क्यों नजदीक रखते हैं जरा सोचो, मैं क्या कह रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनिए। मान लो ये आपका बेटा कॉनकेव मिरर है, आपने इसको हेडलाइट्स, गाड़ी की जो हेडलाइट्स है वहां यूज किया यार। अब यहाँ आपको लैंप भी लगानी पड़ेगी, कोई बल्ब लगाना पड़ेगा, ट्यूबलाइट लगानी पड़ेगी, जो आपने वो हेडलाइट लगाई, वो हेडलाइट हमेशा इस मिरर के फोकस के नजदीक होनी चाहिए, ताकि रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट रेज कैसे जाएं, एक बीम बनकर जाएं, पैरेलल लाइट रेज जाएं, दूर तक जाएं। तो कहां पर यूज किया इस वाले केस को, एक और केस मैंने आपको बता दिया कहां पर यूज किया बेटा, हेडलाइट्स में यूज किया, कार की हेडलाइट्स। कार की बात करें तो सुनो हाथों हाथ, अगला मिरर पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर। कार की जो रियर व्यू मिरर होता है, यानी कि साइड में जिसमें हम गाड़ी चलाते हैं जब देखते हैं बच्चों, तो उसमें कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। एक ही गाड़ी में दो अलग अलग पर्पजेस के लिए, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर, दोनों मिरर यूज हो रहे हैं। कॉन्वेक्स हो रहा है रियर मिरर के अंदर, रियर व्यू मिरर के अंदर। वो क्यों यूज होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का वाइडेस्ट फील्ड ऑफ व्यू होता है, माने बहुत दूर तक की चीजों को भी क्या करेगा, वो देख पाएगा। क्लियर है, ओके। तो नाउ ये हमने कर लिया, ये वाला पूरा केस कर दिया ये, ठीक। अच्छा एक चीज, अच्छा ये कर दिया, ओके 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 फाइन। तो बेटा एक चीज सुनो, बड़ा आसान सा है चीजों को याद रखना। तो क्या याद रखना बेटा, कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास लेते जाओगे, इमेज दूर चली जाती जाएगी, दूर जाती जाएगी आप। Now, the most important thing of this chapter is sign convention. साइन कन्वेंशन माने कि कहां डिस्टेंस को पॉजिटिव, कहां हाइट को पॉजिटिव, कहां हाइट को नेगेटिव। अगर आपको इस चैप्टर में साइन कन्वेंशन समझ में आ गया तो कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं जो आपका गलत हो सकता। मैंने आपको पहले भी बताया था इस चैप्टर के अंदर गिने चुने 6-7 फॉर्मूले हैं। तो साइन कन्वेंशन देखो, बहुत सिंपल सी भाषा में बात करूं मैं, सब लिखे में, आप सिर्फ समझने की कोशिश। जितने भी बच्चों डिस्टेंस हम मेजर करेंगे मिरर के केस में, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। सारे के सारे, यानी कि पता है, बड़ा मैं एक बहुत सिंपल से रखता हूं चीजों को। आप एक काम करिए, जब भी आपको डिस्टेंस मेजर करना हो ना, फटाक दे उछल करके आ जाइए और पोल पर बैठ जाइए। पोल से चलना शुरू करना है। अगर पोल से नहीं चले ना, तो आप ये मान लीजिएगा क्वेश्चन गलत होने की पूरी पूरी संभावना हो। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। और बच्चों
जितने भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मेजर करेंगे। यानी कि ऐसे नहीं करेंगे कि सर अच्छा कोई ऑब्जेक्ट यहां रखी है तो सर या यहां रखी है तो मैं क्या करूं, ये लो सर ये डिस्टेंस आ गया। नो, नेवर। हमेशा कैसे मेजर होगा, पोल से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा बच्चों, पैरेलल होगा। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट रूल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पोल से शुरू करना है। अब अगर जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जितने भी डिस्टेंसेस मेजर होंगे दे ऑल आर टेकन टू बी पॉजिटिव। सभी बच्चे ये बात जहां पर भी बैठ करके क्लास अटेंड कर रहे हैं आप ये बात बोलिए, ऑल द डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन टू बी पॉजिटिव। सभी को आपके घर में सबको ये आवाज सुनाई दे, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन टू बी पॉजिटिव। और ऑब्वियस है उसके ऑपोजिट क्या होगा, नेगेटिव। क्या मतलब हुआ सर इसका, सुनो प्यारे बच्चों, मान लो यार यहां कोई ऑब्जेक्ट रखी है, आप यहां ऑब्जेक्ट रखी है, इस मिरर पर लाइट रेज इस डायरेक्शन में जाएगी बच्चों, इस डायरेक्शन में लाइट रेज जाएंगी। तो इस डायरेक्शन में जो लाइट रेज जाएंगी ये लाइट रेज कैसी होंगी, ये डायरेक्शन कैसी होगी, पॉजिटिव। इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर आ रहे हो तो ये डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पॉजिटिव, उससे ऑपोजिट नेगेटिव। यानी चलो मुझे आप एक बात बता दो, ये सब छोड़ो सर, इस कॉनकेव मिरर के केस में अभी और बात करेंगे। देखो यहां पहले इसका एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं ताकि सभी बच्चों को ये चीज समझ में आ। मुझे लगता है इस चैप्टर के अंदर बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इज साइन कन्वेंशन। अगर हमें साइन कन्वेंशन में गड़बड़ ना करें तो बहुत बढ़िया काम हो जाए, आनंद आ जाएगा। मतलब यहां ऑब्जेक्ट है बच्चों, ये मान लो कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इसका, तो बस मैं दो चीजों के साइन जानना चाहता हूं कि एक तो इसका फोकल लेंथ का साइन क्या होगा और एक इसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसका साइन क्या। आप देखिए ये ऑब्जेक्ट है, इस डायरेक्शन में लाइट रे जाएगी, ये वाली डायरेक्शन बच्चों पॉजिटिव होगी, लाइट रे ये जाएगी। आपको डिस्टेंस मेजर करने के लिए पोल पर आकर के बैठना है, क्यों यहां है, इधर चले आप, आपकी डायरेक्शन इंसिडेंट रे से ऑपोजिट है, वी विल कंसीडर इट एज नेगेटिव। क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। फोकल लेंथ, सर इसका तो सेंटर इधर है, इसका फोकल लेंथ इधर है, फोकल लेंथ नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि सर कॉनकेव मिरर के केस में, कॉनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ इज नेगेटिव, फोकल लेंथ इज नेगेटिव। एक एग्जांपल बच्चों कॉन्वेक्स का भी कर लो भाई, कॉन्वेक्स का भी कर लेते हैं बच्चों। ये ऑब्जेक्ट रखी है यार, ये आपके लिए यू है, तो बेटा आप ये देखिए ये वाली डायरेक्शन तो पॉजिटिव है, तो यहां से पोल से इधर चलोगे तो u की वैल्यू तो नेगेटिव आई। फोकल लेंथ, इसका सेंटर वगैरह फोकल वगैरह यहाँ इस तरफ कहीं लाई करेगा, पोल से इस तरफ चलो, प्लीज कीप इन माइंड आप यहां से इस तरफ चल रहे हैं बच्चों, तरफ चल रहे हैं तो ये डायरेक्शन कैसी है आपकी, पॉजिटिव है, तो आपकी फोकल लेंथ कैसी आई, फोकल लेंथ पॉजिटिव आई। यानी कि कॉन्वेक्स मिरर का फोकस और कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है, ओके। तो ये एक साइन कन्वेंशन, अभी और साइन कन्वेंशन देखिए। जितने भी डिस्टेंसेस मेजर किए जाएंगे, जितनी भी हाइट्स मेजर की जाएंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगी, स्लैंट नहीं होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जो भी हाइट्स होंगी
वो सारी की सारी हाइट्स आपकी कैसी होंगी, वो सारी की सारी हाइट्स आपकी नेगेटिव होंगी। अगर ये साइन कन्वेंशन आपका क्लियर है तो आज की क्लास में तो बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में बहुत सवाल होने वाले। चलो, कह रहे a point object is placed at a distance of 15 सेंटीमीटर in front of a concave mirror। और बच्चों आपको एक बात और बता दूं, अब हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, और अगर इन क्वेश्चंस करने में अगर हमने रे डायग्राम का इस्तेमाल नहीं किया तो क्वेश्चन गलत होने की पूर्ण संभावना है। आसान चैप्टर है, ये मुश्किल चैप्टर नहीं है, बार बार बता रहा हूं, स्कोरिंग चैप्टर है, आसान चैप्टर है, कोई दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ फॉर्मूले ढंग से लगाने, दिमाग सिर्फ साइन कन्वेंशन में लगाना। आओ तो जरा, कह रहे हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर भैया इन फ्रंट ऑफ ए कॉनिकल मिरर कह रहे, तो ये बात समझ जाना बच्चों कि किसी के दिमाग में ये ना आए कि यहां रख दिया जाए, रिफ्लेक्टिंग पार्ट के सामने रखोगे यार। यहां पर रखा है आपने 15 सेंटीमीटर आगे ऑब्जेक्ट को रखा है, ये ऑब्जेक्ट है भैया, ऑब्जेक्ट है ये पोल है आपका। फोकल लेंथ भी बता रखा है, इमेज फॉर्म डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ इमेज, यहाँ 30 सेंटीमीटर से सामने यहां बन गई भाई, ये यहां से 30 सेंटीमीटर। चलो, आपको यू वी और एफ पर सिर्फ साइन साइन बताना है। सुनो, इसके सामने रखा है, ये वाली डायरेक्शन क्या है प्यारे बच्चों, पॉजिटिव है, तो यू की वैल्यू नेगेटिव। पोल से शुरू कर देना, बस पोल पर आकर के बैठ गए तो उसके बाद चलना शुरू करोगे तो गड़बड़ नहीं होगी। इमेज तक आओ, भी कैसा आया, नेगेटिव। फोकल लेंथ भी कैसा आया, नेगेटिव। बताओ कोई रॉकेट साइंस है क्या? आपके रिएक्शन से जानना चाहूंगा कि क्या आपको यहां पर तीनों कन्वेंशन आ गई क्या, सभी बच्चों के रिएक्शन से जानना चाहूंगा। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। नेक्स्ट, when an object is placed at a distance of 15 सेंटीमीटर in front of a convex mirror, ये बच्चों कॉन्वेक्स मिरर है। फोकल लेंथ बेटा, इसका फोकल लेंथ कैसा होगा, इसका फोकल लेंथ आपका पॉजिटिव ही होगा, कारण कि ऑब्जेक्ट तो यहां रखोगे, ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, ये डायरेक्शन अगर पॉजिटिव होगी, इसका फोकस इधर होगा तो एफ पॉजिटिव। क्यू कैसा होगा बेटा, क्यू नेगेटिव। कह रहे कि वर्चुअल इमेज बनी है इसकी, कैसी इमेज बनी है, वर्चुअल। वर्चुअल अगर बनेगी तो इस तरफ बनेगी, तो बेटा वी कैसा आ जाएगा इस केस में, वी पॉजिटिव। डन। और आज की पूरी क्लास जिस एक फॉर्मूले के इर्द गिर्द घूमने वाली है, जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो है मिरर फॉर्मूला। तो बच्चों जो मिरर फॉर्मूला है ना आपका, दैट मिरर फॉर्मूला इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये बच्चों v क्या है आपका, v इज इमेज डिस्टेंस। सभी बच्चे बिल्कुल 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपनी पेन नोटबुक के साथ क्लास अटेंड कर रहे हो। q बच्चों क्या है आपका, q आपका है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, q है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f है आपका बेटा क्या, f है आपका फोकल लेंथ। ये है आपका फोकल लेंथ। क्लियर? इस फॉर्मूले में जो एक चीज निहायत ध्यान रखनी है वो क्या, यूज विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन। फॉर्मूले को प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ इस्तेमाल किया जाना चाहिए, प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ इस्तेमाल किया जाना चाहिए। क्लियर है? तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दिस इज द मिरर फॉर्मूला। बच्चों कोई डेरिवेशन पे नहीं जाना चाहेंगे, कोई डेरिवेशन की फिलहाल हमें जरूरत नहीं है। देखिए अब आगे,
अगली जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो है बच्चों मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, जैसा आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इट मीन्स एच आई डिवाइडेड बाय एच ओ। और बच्चों अगर आपको ध्यान हो तो मैग्निफिकेशन पर लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में बात की थी कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ एम ग्रेटर देन 1 है तो एनलार्ज इमेज, मैग्नीट्यूड ऑफ एम अगर लेस देन 1 है तो डिमिनिश्ड इमेज, अगर वो साइन नेगेटिव है तो इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर साइन पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। वो यहां पर भी वैलिड होगी, लेकिन यहां पर फॉर्मूला बड़ा काम का है। m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। जितने भी फॉर्मूले हैं बच्चों, उन सभी फॉर्मूलों में u की वैल्यू, v की वैल्यू, f की वैल्यू, u की वैल्यू, v की वैल्यू, f की वैल्यू, वो साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे। वो हम किसके साथ, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, उसके साथ ही पुट करेंगे। तो m इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्निफिकेशन। लेकिन अब इसका कॉम्बिनेशन, इसके कॉम्बिनेशन के साथ कुछ और रिजल्ट्स मुझे देने वाला है। उन रिजल्ट्स को मैं भी आपके सामने लिख रहा हूं, लेकिन मैं उसको डिराइव कर रहा हूं, मैं याद भी रखूंगा उनको। तो आपका मिरर फॉर्मूला है 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। देखिए, अब एक काम करें, इस पूरी इक्वेशन को v से डिवाइड कर दे। तो v बाई वी प्लस v बाई यू इज इक्वल टू v बाई एफ। v बाई वी इज 1, 1 प्लस v बाई यू क्या है, ये कोई बात नहीं, अभी ऐसे रहने दो। v बाई यू इज इक्वल टू v बाई एफ। तो आप एक बात देखिए कि 1 माइनस वी अपॉन एफ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। ये माइनस वी अपॉन वी क्या है, एम। अरे ये क्या है, एम है ये। एम इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला तो ये आ गया 1 माइनस वी अपॉन एफ, एक फॉर्मूला तो बच्चों ये आ गया। और यू कैन राइट इट लाइक दिस, एम इज इक्वल टू एफ माइनस वी अपॉन एफ। दोनों फॉर्मूले मुझे याद हो। ये फॉर्मूला कब यूजफुल है, जब किसी क्वेश्चन के अंदर आपको v पता हो और f पता हो और मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करनी, यानी कि m v और f के बीच का रिलेशन। लेकिन सर मुझे तो u के बीच में भी रिलेशन की जरूरत पड़ सकती है। तो u के बीच में अगर रिलेशन की जरूरत पड़े तो कैसे करें, यानी कि तब मुझे v नहीं चाहिए होगा। v अगर मुझे नहीं चाहिए तो आप एक काम करें, v को एलिमिनेट कर दें। पहले यही जो इक्वेशन है यहीं से देखिए, 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू। 1 अपॉन वी इक्वल्स एफ इंटू यू एंड दिस इज यू माइनस एफ। तो बच्चों यहां से v की वैल्यू क्या आ गई आपकी, एफ यू ओवर यू माइनस एफ। ये v की वैल्यू आ गई, मुझे तो मैग्निफिकेशन चाहिए। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है बच्चों, माइनस वी अपॉन यू है यार। तो माइनस 1 अपॉन यू तो एज इट इज ही है, v की वैल्यू प्लग इन करें, एफ यू ओवर यू माइनस एफ यू ओवर यू माइनस एफ, यू से यू कैंसिल आउट। एक और कमाल का फॉर्मूला, माइनस ऑफ एफ ओवर यू माइनस एफ, और बल्कि मैं कह सकता हूं एम इज इक्वल टू एफ ओवर एफ माइनस यू।
इस तरह से बच्चों आपके पास मैग्निफिकेशन के 3 फॉर्मूले हो गए। m इज इक्वल टू f ओवर f माइनस u, m is equal to minus v by u, and m is equal to 1 minus v upon f, और m is equal to f minus v over f। 3 फॉर्मूले आ गए किसके लिए आपके पास? मिरर के मैग्निफिकेशन। क्लियर है ये चीज? तो एक काम करो, ये फॉर्मूले आपके लिखे हुए हों डायरेक्टली और ये मुझे डायरेक्ट याद भी हो। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, बड़े काम की चीज, रियल इमेज is obtained on the screen, obtained on the screen। रियल इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, while while virtual image cannot be obtained on the screen, cannot be obtained on the screen। उसको स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। रियल यानी कि कभी भी क्वेश्चन में ये आ गया ना कि इमेज को वॉल पर फॉर्म कर दिया, स्क्रीन पर फॉर्म कर दिया, इसका मतलब वो इमेज आपकी रियल इमेज होगी बच्चों। वो इमेज आपकी कैसी इमेज होगी? वो रियल इमेज होगी आपकी। डन। So now let us start doing some क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर। ये एक ऑब्जेक्ट रखी, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर रहा हूं अभी मैं। ये कॉनकेव मिरर है, यहां ऑब्जेक्ट रखी है, आपको पोजीशन, नेचर और इमेज बतानी है। सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं। पहले देखो, बहुत सिंपल सिंपल तरीके से करेंगे बच्चों। ये ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव। तो आप एक बात देखिए, यू तो हमेशा ध्यान रखिए, यू तो नेगेटिव ही होने वाला है यार। तो यू की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? -25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना आ गया बच्चों? ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव ही होगा, -20 सेंटीमीटर। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस द वैल्यू ऑफ u इज -25 and f is -20। तो 1/v is equal to -1/20 plus 1/25। 100 -5 + 4। तो बच्चों यहां से v की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? -100 सेंटीमीटर। प्लीज नोट दैट इस रिजल्ट को यहां पर रिप्रेजेंट करना आना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका पोल है यार, यानी ये जो इमेज डिस्टेंस आई है, ये पोल से 100 सेंटीमीटर नेगेटिव डायरेक्शन में आई है। नेगेटिव डायरेक्शन मतलब यहां, यानी कि यहां कहीं इमेज बनी है और ये 100 सेंटीमीटर बनी। इस साइड बन गई, ऑब्जेक्ट की साइड। ये इमेज कैसी बनेगी? ये रियल इमेज बनेगी। लेकिन सर, क्या कोई और तरीका है क्या ये पता लगाने का कि इमेज रियल बनी या क्या साइज की बनी? इन सब का एक ही जवाब, वो क्या है? मैग्निफिकेशन। So we will find out the magnification. M is equal to minus V by U. Minus of V, V is what? -100। और प्यारे बच्चों U की वैल्यू कितनी है? -25 यार। M की वैल्यू -4। मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे इसको डिकोड करें। ये जो मैग्निफिकेशन आएगी, यही आपको नेचर ऑफ इमेज के बारे में बता पाएगा और कोई नहीं बता पाएगा। पहली बात, इसका मैग्नीट्यूड देखिए बच्चों। मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन 1 एंड इट इज 4।
का मतलब इमेज फॉर्म इज 4 times साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यू कहें हम बल्कि 4 times हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि एनलार्ज इमेज बनी प्यारे बच्चों। नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि इमेज जो बनी वो कैसी बनी? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया? जो भी बच्चे देख रहे हैं, रिएक्शंस के थ्रू मैं देखना चाहूंगा। सभी बच्चे प्लीज जल्दी से बताएं, क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? सिंपल सा सादा सा क्वेश्चन, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए इसमें। वेरी गुड। फाइंड आउट पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। अभी कुछ कुछ क्वेश्चन बड़े सिंपल से कर रहा हूं मैं, फटाफट से करें। अब जरा देखिए सर, ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव। सभी बच्चे एक बार अपने एंड से भी ट्राई करें। मैं एक बार 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं सभी को, एक बार ट्राई करके देखें ताकि आपको ये महसूस हो कि आप गलती कहां करते हैं। सभी बच्चे, मैं 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को 30 सेकंड के बाद करूंगा। आप प्लीज एक बार करें, सभी बच्चे करें प्लीज, आप कर पाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। करें प्लीज। करें प्लीज करें। ये डायरेक्शन पॉजिटिव बच्चों, देखिए फटाफट। u इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर बच्चों। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। -4 प्लस 1, द वैल्यू ऑफ v इज -20 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ जो इमेज बनेगी वो 20 सेंटीमीटर, यानी कि यहां कहीं इमेज बनेगी बच्चों, 20 सेंटीमीटर पर बनेगी नेगेटिव डायरेक्शन में। मैग्निफिकेशन और फाइंड आउट कर लो। m इज इक्वल टू माइनस ऑफ v डिवाइडेड बाय u इज -60। तो प्यारे बच्चों ये आया -1/3, -1/3 आया। ये नेगेटिव साइन तो ये बता रहा है कि जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, वो रियल और इन्वर्टेड बनेगी। इसका जो मोड आया है वो 1 से कम आया है। इसका मतलब कैसे बनेगा? आपकी इमेज बनेगी कैसी? वो बनेगी डिमिनिस्ड बनेगी, वो डिमिनिस्ड बनेगी बच्चों। कैसी बनेगी? डिमिनिस्ड बनेगी। क्लियर है? जिन बच्चों ने ये लेक्चर, लास्ट वाला लेक्चर अगर नहीं अटेंड किया है, तो वो सेम लेक्चर मैंने यूट्यूब पे भी अपलोड किया है, चंचल भारद्वाज चैनल पर। आप वहां से भी एनएससी जीएस की फर्स्ट क्लास वो भी देख सकते हैं, जो बच्चों ने पहले क्लास अटेंड नहीं की है। तो ये इस क्वेश्चन का हो गया बेटा। नेचर आपको बता दिया, रियल और इन्वर्टेड होगी और डिमिनिश्ड होगी, 1/3 साइज बनेगा बच्चों। अगला क्वेश्चन, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है बच्चों। तो अब आप देखिए ये डायरेक्शन पॉजिटिव, तो u की वैल्यू तो -40 रहने वाली है। क्यों? क्योंकि सर पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ आऊंगा, ये डायरेक्शन पॉजिटिव थी, उल्टा आ रहा हूं इससे, तो -40 सेंटीमीटर हो गया। फोकल लेंथ बच्चों इसका, इसका फोकल लेंथ इधर आएगा। फोकल लेंथ कितना रखा है? ये r गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर गिवन है बच्चों। f इज इक्वल टू क्या होता है? r/2 होता है। तो बच्चों ये पॉजिटिव आएगा,
तो ये कितना आ गया आपका 20/2 विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा ही डिमिनिश्ड बनती है। इमेज हमेशा कैसी बनेगी? डिमिनिश्ड बनेगी बच्चों, और इरेक्ट भी बनेगी। कैसी बनेगी? इरेक्ट भी बनेगी हमेशा। ओके, ये आ गया 40, ये 4+1 v इज इक्वल टू कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। पॉजिटिव डायरेक्शन में मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन, तो यहां से 8 सेंटीमीटर पे बनेगी कि नहीं? पोल से, पोल से 8 सेंटीमीटर यहां, ये 8 सेंटीमीटर यहां बनेगी। डन। ओके। अच्छा, वो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू माइनस ऑफ v, v इज 8 एंड बच्चों u इज -40। m इज इक्वल टू 1/5। पॉजिटिव साइन आया है, पॉजिटिव का मतलब इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, और 1/5 है तो डिमिनिश्ड भी बनेगी। बोलो क्लियर है? डन। अभी और क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले वेलोसिटी ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में वेलोसिटी ऑफ इमेज देखिए जरा, ये कैसे करें बच्चों? इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लास्ट टू लास्ट ईयर इस पर क्वेश्चन पूछा है, मल्टी करेक्ट क्वेश्चन, यानी कि 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा है इस पर 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा है वेलोसिटी ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर पे। तो देखो क्या है ये फॉर्मूला, क्या है बच्चों अपने पास? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। प्लेन मिरर में हमने क्या पढ़ा? प्लेन मिरर में हमने क्या पढ़ा बच्चों? कि सर, जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मिरर को अप्रोच करेगा, स्टेशनरी मिरर को, उसी वेलोसिटी से कौन अप्रोच करेगा? जो इमेज है वो। ठीक है, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड से पास जा रही है तो इमेज भी 2 मीटर पर सेकंड से पास है। यहां देखो, तो बेटा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, v टू द पावर -1 प्लस u टू द पावर -1 इज इक्वल टू f टू द पावर -1। मुझे वेलोसिटी चाहिए। ये v और u ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस है। अगर डिस्टेंस से वेलोसिटी चाहिए तो क्या करना होगा? डिफरेंशिएट। और कोई रास्ता ही नहीं है हमारे पास। तो आप एक काम कीजिए, हम इक्वेशन नंबर 1 जो है ना आपकी, आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 है, डिफरेंशिएट कर रहा हूं उसको। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं। पावर आगे और एक पावर कम, और अब v का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, dv बाय dt। इसका डिफरेंशिएशन पावर आगे एक पावर कम, du बाय dt, और फोकल लेंथ प्यारे बच्चों कांस्टेंट रहती है, और कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो 0 बन जाता है। कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो 0 बन जाता है आपका। इट कैन बी रिटन एज -1/v²। और बच्चों ये dv बाई dt क्या चीज है? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, -1/u², and this is velocity of object with respect to mirror, and it is equal to -1/v², velocity of image with respect to mirror is equal to 1/u², velocity of object with respect to mirror। ऐसे कर दो इसको। VIM is equal to
माइनस ऑफ v बाई यू होल स्क्वायर VOM, or you can say velocity of image with respect to mirror is equal to minus of। तो आप एक बात देखो कि ये v बाई यू है और इसका स्क्वायर है, v बाई यू है और उसका क्या है, स्क्वायर है। मैं कह रहा हूं उसको माइनस भी लगा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट बिकम्स पॉजिटिव। पहले भी पॉजिटिव था, अब भी पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन मेरा काम बन गया। मेरा काम कैसे बन गया सर? ये माइनस वी बाई यू तो मैग्निफिकेशन होता है। ये लो जी, ये बड़े काम का रिजल्ट आ गया। VIM क्या होता है बेटा? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, मिरर के रिस्पेक्ट में। यानी VIM इज इक्वल टू VI माइनस VM। इसको भी साइन के साथ ही सब्स्टिट्यूट करना है। VOM, VOM is velocity of object with respect to mirror, or you can say VOM is equal to VO minus VM। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। VIM is equal to minus of m square VOM। Clear? So this is the relation of velocity of image in case of spherical mirror। क्या यहां तक की सारी चीजें बच्चों आपको क्लियर है क्या? आपके रिएक्शन से जानना चाहूंगा। क्या यहां तक की सारी चीजें क्लियर हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ये पहले ये अभी क्वेश्चंस करेंगे कॉम्बिनेशन में। पहले कुछ कुछ सिंपल क्वेश्चंस करवाना चाह रहा हूं। ये क्वेश्चन आपका एनएससीजीएस में आया हुआ क्वेश्चन, एनएससीजीएस का क्वेश्चन है, PYQ। In the following diagrams, O is the point object and I is its image formed by a concave mirror. Identify the diagram in which position of the image is nearly correct। किस केस में इमेज सही बनी है ये बताना है आपको, ये बताना है आपको। पहला केस कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा हुआ है आपने, ये ऑब्जेक्ट ओ है। ये देखो अलग चारों केसेस में ऑब्जेक्ट बता रखा है और आपको ये बताना है कि इमेज कहां पर बनेगी। आपको याद है कि मैंने आपको रे डायग्राम्स बताए थे कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो फोकस पर बनेगी, सी और एफ के बीच में, या बियॉन्ड सी है तो सी और एफ के बीच में, फिर सी पर है तो सी पर बनेगी, सी और फिर ऐसे सी और एफ के बीच में चला गया तो बियॉन्ड सी और एफ पर चला गया तो इन्फिनिटी, और पी और एफ के बीच में ऑन द अदर साइड। अब आप यहां पर देखिए कि कहां कहां पर आपका ऑब्जेक्ट है। इस वाले केस में अगर देखें तो बेटा इस वाले केस में जो ये पहला केस है ये इसके साथ है। इन्होंने कहा है कि ऑब्जेक्ट को यहां रखा, पोल और फोकस के बीच में, तो इमेज यहां बने, बिल्कुल यहीं पर बात खत्म होगी। दूसरी साइड बनेगी, ठीक है। कुछ डायग्राम में मुझे लग रहा है कि हल्का सा कहीं कोई गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। क्लियर है? और बेसिकली वो डायग्राम में कहीं कोई हल्की सी कोई क्लियरिटी नहीं आ रही है कि ऑब्जेक्ट कहां रखेगा, वो बिल्कुल जो हमने रे डायग्राम पढ़े उससे डायरेक्टली बता देगी कहां रखेगी। ये क्वेश्चन देखिए, प्लेन मिरर का एनएसएजीएस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। इन द डायग्राम M1 एंड M2 आर द टू प्लेन मिरर्स। एनएसएजीएस में आया हुआ क्वेश्चन, ये दोनों राइट एंगल है। ओ जो है वो क्या है, आपकी कोई ऑब्जेक्ट है, ये ओ ऑब्जेक्ट है।
कंसिडर टू इमेजेस फॉर्म ड्यू टू द फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट F1 एंड M2। M1 और M2 पर दो जो रिफ्लेक्शन हुई है वो एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट एंड द टू इमेजेस। तो बच्चों देखो, इमेज कहां कहां बनेगी। ये ऑब्जेक्ट है, इसके लिए यहां बनेगी, यहां से कितनी दूरी पर, अरे कहां पर, अच्छा ये सॉरी सॉरी क्या गड़बड़ कर दी। ये ऑब्जेक्ट है, यहां से 2 सेंटीमीटर पीछे यहां बनेगी। ये एक इमेज तो ये बनी, इसके जस्ट पीछे यहां बनेगी एक इमेज। ये दूरी कितनी है बेटा, ये भी 2 सेंटीमीटर है। ट्राइंगल बनानी है फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट एंड द टू इमेजेस। ये ऑब्जेक्ट और एक ये डिस्टेंस कितना हो गया, 2 + 2 4, 2 + 2 4, राइट एंगल ट्राइंगल, एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। 8 जो भी यूनिट है सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। बताओ कोई गड़बड़ है क्या, भी मुश्किल नहीं है, भी मुश्किल नहीं। ये देखिए, कह रहा है पॉइंट ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट द origin when a concave mirror M1 is placed at a distance centimeter x 6 centimeter, image is formed at infinity। यहीं पर रुक जाएं, यहीं पर रुक जाएं। कह रहा है कि कॉनकेव मिरर है, ये लो जी, M1, ये M1 है, इसको x इज इक्वल टू 6 पर रखा है, यानी कि यार ये ऐसे रहा होगा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो यानी कि उसको रखने का मतलब पोल है वहां पर। कौन है, पोल है वहां पर। तो यानी कि ये 6 है, ऑब्जेक्ट को रखा है ओरिजिन पर, ये ओरिजिन पर, ये 6 सेंटीमीटर है। कह रहे इमेज इन्फिनिटी पर बनी, इमेज अगर इन्फिनिटी पर बनी है इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां रखा है। अगर इमेज इन्फिनिटी पर बनी है तो ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहां है, फोकस। यानी कि सर इसका फोकल लेंथ समझ में आ गया मुझे, इसका फोकल लेंथ कितना है 6 सेंटीमीटर, और ये है तो नेगेटिव भी लगा दिया। क्या मेरी ये बात समझ में आती है आपको। when M1 is replaced by another concave mirror M2 at the same position, इस बार इमेज बनी 30 सेंटीमीटर पर बच्चों। फोकल लेंथ ऑफ M1 टू M1 बताना है, तो ये मान लो यार ये तो F1 है, मुझे लगता नहीं कुछ भी मुश्किल है इस क्वेश्चन के। देखो भैया, इसका फोकल लेंथ नहीं मालूम, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहां से 6 सेंटीमीटर पर है। इमेज कहां पर बनी है, x इज इक्वल टू 30, दूसरी साइड, दूसरी साइड बनी, यानी कि ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है, ये भी समझ में आ गया, दूसरी साइड बनी है। तो बेटा 1/v, v क्या है, अच्छा ये वाला डिस्टेंस कितना होगा बेटा, ये x इज इक्वल टू 30 पर बनी है, इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना है 24 है। तो 1/v, v इज 24, 1/u, u इज व्हाट -6, इट इज इक्वल टू 1/f2। कितना आ गया ये, -8 सेंटीमीटर। हमें तो सिर्फ इनका क्या फाइंड आउट करना है, अच्छा ये तो आपका क्या आया, नेगेटिव आया, ठीक है। हमें F1/F2 चाहिए बच्चों, तो -6 डिवाइडेड बाई -8, 3/4, ऑप्शन ए। क्या इस क्वेश्चन में कुछ मुश्किल था क्या, आपके रिएक्शन से जानना चाहूंगा कि क्या ये क्वेश्चन हमसे हो गया। आप लोगों के रिएक्शन से जानना चाहेंगे कि क्या ये क्वेश्चन हो गया, एनएससी जीएस का आया हुआ क्वेश्चन, अगेन 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 फ्रॉम एनएससी जीएस। डन।
ये भी एनएससीजीएस का क्वेश्चन है। A convex mirror of focal length f produces an image of size equal to 1/n times, यानी कि बेटा आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताना है। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पता है, आपको मैग्निफिकेशन पता है, आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताना है यानी कि यू बताना है। तो कर लें जरा इस क्वेश्चन को। ये मान लो एक, अच्छा कॉन्वेक्स मिरर है, तो बेटा कॉन्वेक्स मिरर का फोकल एफ तो क्या रहेगा, प्लस एफ ही रहेगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता लगाना है। आप मैग्निफिकेशन देखिए, आप कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज हमेशा कैसी बनने वाली है, ये बताइए आप मुझे, कैसी बनने वाली है आपकी, हमेशा इरेक्ट बनने वाली है। अच्छा यानी कि एम का जो साइन आएगा वो हमेशा कैसा आने वाला है, पॉजिटिव साइन आने वाला है। तो एम की वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगी। साइज इक्वल टू 1/n टाइम्स द साइज ऑफ द, यानी कि एम की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 1/n हो। एफ पता है, एम पता है, यू पता लगाना है। फॉर्मूला याद कीजिए, जिसमें एम आता हो, यू आता हो और एफ आता हो। एम इज इक्वल टू एफ ओवर एफ माइनस यू, यही था क्या, क्लियर है। तो हो गया क्वेश्चन। एम इज 1/n, इट इज एफ एफ माइनस यू। एन एफ इज इक्वल टू एफ माइनस यू, तो यू इज इक्वल टू एफ, इसको इधर और ये एन एफ। वन माइनस एन इंटू, ये u की वैल्यू आ गई, लेकिन ऑब्जेक्ट तो इसके सामने रखी होगी, तो इट शुड बी f माइनस, ओके 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 ओके, नहीं नहीं ठीक है बेटा। देखो ना, आप ये देखिए कि u तो मैं इधर ले आया, f माइनस एन एफ ये आ गया, लेकिन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो u कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। तो मैंने यहां से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया f इंटू एन माइनस वन, ऑप्शन नंबर डी। इसमें कुछ और क्वेश्चंस थे, वो कहाँ है, तो भी लास्ट में जो टाइप किए थे, स्लाइड कहाँ से आएंगे इसमें। बट अभी कर रहे हैं, और एक दो क्वेश्चन और करते हैं। नहीं, ये रहा, ये क्वेश्चन देखिए आप, एनएससीजीएस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन, ये सभी बच्चे एक बार करें, एक बार खुद से ट्राई करें एक बार प्लीज। ये क्वेश्चन मल्टी करेक्ट है, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, यानी सेक्शन बी में आया था बच्चों, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ एबीसीडी में से ही मोर देन वन है, मतलब मैं, आप समझो जरा, यानी कि यहां से तो एक ही ऑप्शन आएगा, यहां से स्टेटमेंट में से देखना है, ठीक है, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। An object moves at constant speed on the principal axis of a concave mirror of focal length f from a point at a distance 5f from the pole of the mirror to the focus f of the mirror। तो कह रहा है बेटा एक प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई एक एंड है
वो मूव करती जा रही है 5F से। ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द एंड, इस मोशन के दौरान, कंसिडर द एंड एज अ पॉइंट, द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर। तो पहला कह रहा है कि मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड। यार आप एक बात बताओ, आपको ये बात पता है कि ये तो इसके इक्वल होता है। आप एक बात देखिए, m की वैल्यू को क्या पुट कर सकते हैं आप, f ओवर, अभी किया हमने, f ओवर f माइनस u इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। डन। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, यहां से सारी बात चलने वाली है। पहले अब एक एक स्टेटमेंट को चेक करते हैं और उसी के हिसाब से ऑप्शंस को एलिमिनेट करते चलेंगे। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए आप, पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये कांस्टेंट स्पीड से चलेगी इमेज, चल ही नहीं सकती क्योंकि ये तो किस पर, f तो कांस्टेंट है बट u इज नॉट कांस्टेंट, तो ये चेंज होगा, तो ये वैल्यू ओवरऑल चेंज होगी, यानी कि आपका S1 गलत है, S1 स्टेटमेंट गलत है। तो कह रहा है कि ओनली द स्टेटमेंट S1 इज करेक्ट, ये गलत हो गया आपका ऑप्शन, और कहीं कुछ बचा नहीं है अभी। क्या ये बात क्लियर हो गई आपकी? ओके, आगे चलो। स्टेटमेंट S2 कहता है कि एज सेम वेलोसिटी एज दैट ऑफ एंट व्हेन द एंट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कह रहा है जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर पहुंचेगा तो उस टाइम पर ये वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम होगी। उसके लिए ये वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, अरे इसको क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा, तभी तो ये और ये बराबर आएगा। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाओगे तो u की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2f के बराबर। तो ये वैल्यू तो नहीं आई, u की वैल्यू को जब आप 2f रखोगे, इनफैक्ट -2f रखोगे, तो ये वैल्यू तो 1/3 आ गई। तो यानी कि आपकी स्टेटमेंट नंबर S2 भी गलत हो गई, S2 स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई। तो S2 कह रहा है तो S2 गलत है यार, S2 यहां भी आ गई, ये भी गलत हो गई। एक ऑप्शन बच गया है पर मैं इसको क्रॉस चेक जरूर करना चाहूंगा। स्टेटमेंट नंबर 3, तो बेटा आप देखिए कि हम मेथड ऑफ एलिमिनेशन से अल्टीमेटली हमारा पर्पस राइट ऑप्शन को मार्क करना है। तो चाहे मैं उसको एलिमिनेशन से करूं, चाहे मैं उसको सॉल्व करके करूं, जैसे मर्जी करूं। कह रहा है कि स्टेटमेंट 3 कह रहा है मूव्स स्लोअर इन द बिगिनिंग एंड फास्टर टुवर्ड्स द एंड। आप एक बात देखिए कि बेटा u की वैल्यू जितनी बड़ी होती जाएगी, आप यहां देखिए जब ये f के पास आएगा तो ये वैल्यू क्या हो गई, इन्फिनिटी हो गई। तो यानी कि यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। और जब ये वैल्यू 5f थी, फिर 4f थी, तो आप ये देखिए ये वैल्यू ओवरऑल क्या होती जा रही है, यानी कि इनिशियली स्पीड तो कम है और जैसे जैसे उसके पास जा रही है तो ये वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच कर, और ये वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी तो फास्ट होती चली जाएगी। तो इसका आंसर आपका क्या आएगा, इसका आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा। आप लोगों को जो असाइनमेंट दी है उसमें भर भर के क्वेश्चन है इसके, वेलोसिटी के भी और आपके जो मिरर फॉर्मूला पर है उस पर भी। तो इस पर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, वो आप ही को करनी है, उसमें मैं आपकी कोई मदद कर नहीं पाऊंगा, वो आप ही को करने हैं बेटे वो क्वेश्चन। तो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्शन। तो बच्चों ये आपका मिरर फॉर्मूला था, एक ही जो भी 2-3 फॉर्मूले लिखवाए वो उनको 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार जितनी बार लिख के देखा जा सके, उनको लेकर उनको तो बिल्कुल याद ही कर लेना है। जो क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस करवाई ये क्वेश्चंस आपको बड़े अच्छे से, और जो आपको असाइनमेंट दिए हुए वो क्वेश्चंस बड़े अच्छे से करने हैं। आपको यहाँ से क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा, ये मैं आपको आज ही बता दे रहा हूँ। 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, 100%। नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद जो अगला जो टॉपिक है आपका वो रिफ्रैक्शन है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट और आसान टॉपिक। क्या
रिफ्रैक्शन क्या कहता है बेटा, जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, ये मान लिया आपका मीडियम 1 है बच्चों और ये आपका मीडियम 2 है बच्चों। तो लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जाती है तो ड्यू टू द डिफरेंस इन द ऑप्टिकल डेंसिटी, दो तरह के मीडियम होंगे बच्चों, एक ऑप्टिकल डेंस, एक ऑप्टिकली रेयर मीडियम और दूसरा आपका ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड और उसकी वेवलेंथ दोनों चेंज हो जाती हैं, उसी के कारण से वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। So the bending of light when light ray travels from one medium to another is known as refraction. इस लाइट रे को ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ये लाइट रे बेंड हो गई, इसे फिनोमिना को रिफ्रैक्शन कहा जाता है। आप बच्चों ये फिनोमिना घर पर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, आज की क्लास के बाद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप एक पेंसिल लें या कोई पेन लें और आप उसको एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में जब उसको डिप करेंगे तो आपको वो पेंसिल थोड़ी सी बेंट दिखाई देगी, बिकॉज द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन इज इन्वॉल्व। तो फिनोमिना ऑफ अब जो रिफ्रैक्शन है उसमें क्या क्या होगा, वेवलेंथ भी चेंज होगी और स्पीड भी चेंज। क्लियर है? अब रिफ्रैक्शन के अंदर पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अच्छा इसमें एक चीज और है, वो बेटा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसमें एक तो ध्यान रखना है कि रिफ्रैक्शन में वेवलेंथ और स्पीड दोनों चेंज होंगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होंगी। तो बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पता कैसे डिफाइन किया है, रिफ्रैक्टिव, ये पहला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम divided by speed of light in that medium। तो जिस भी मीडियम में आप बात कर रहे हो उस मीडियम का जो भी स्पीड ऑफ लाइट है, यानी कि c डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो बच्चों ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ये आपका यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, म्यू से लिखते हैं, म्यू से। जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यानी मैंने बात की दो तरह के ऑप्टिकल मीडियम होंगे, एक ऑप्टिकल रेयर मीडियम और दूसरा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो जो आपका रेयर मीडियम होगा बच्चों, रेयर मीडियम, तो रेयर मीडियम में क्या होगा, कंपेरेटिवली लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दो दो मीडियम होंगे उसमें कंपैरेटिवली जिसका कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो रेयर मीडियम कहलाएगा आपका। और कंपैरेटिवली हाइयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ वो आपका कहलाएगा डेंसर मीडियम बच्चों।
वो आपका डेंसर मीडियम कहलाएगा, डेंसर मीडियम। ठीक है। अगर मैं एयर या वैक्यूम के लिए बात करूं या फ्री स्पेस के लिए बात करूं, तो बच्चों उसके लिए आपकी म्यू की वैल्यू क्या रहती है? म्यू की वैल्यू 1 रहती है। एक और टर्म है दैट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, म्यू 1 2। वन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम के रिस्पेक्ट में बच्चों, म्यू 1 बाय म्यू 2। और स्पीड के टर्म्स में बात करें तो v2 बाय v1। ये भी आपका क्या होगा? डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस क्वांटिटी है, कंपैरिजन करने में काम आएगा आपका। डन। ये आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अच्छा, यहां से पता है एक और रिलेशन भी आ सकता है आपका, वो आएगा λ2 बाय λ1। μ1 बाय μ2 इज इक्वल टू v2 बाय v1 इज इक्वल टू λ2 बाय λ1। डन। अब बात करते हैं लॉज ऑफ, अच्छा एक चीज और, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला लॉ क्या कहता है बेटा? कि एंगल, कि आपका इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और आपकी रिफ्रैक्टेड रे all lie in the same plane at the point of incidence। तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ये पहला लो है, फर्स्ट लो एज इट इज है जी। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज स्नेल्स लो। स्नेल्स लो, स्नेल्स लो क्या कहता है सुनिए आप। लेट अस से ये मीडियम 1 है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। ये लाइट रे इंसिडेंट हुई बच्चों, ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये μ2 था। ठीक है। देखो बेटा स्नेल्स लॉ क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 में डायरेक्टली आपको सिखा रहा हूं कि स्नेल्स लॉ को यूज कैसे करना है, हाउ वी आर गोइंग टू यूज स्नेल्स लॉ। μ1 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ आई इज इक्वल टू, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और यहां पर नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे ने एंगल कितना बनाया आर, तो उसका साइन, साइन ऑफ। दिस इज हाउ स्नेल्स लॉ इज यूज्ड। जिस मीडियम में लाइट रे इंसिडेंट हुई उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, उस वो जो लाइट रे है उसने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया उसका साइन इज इक्वल टू μ2 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ आर, ये आ गया। इसको बेटा ऐसे भी कह देते हैं कि साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू μ2 बाय μ1 एंड इट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये क्लियर है ये चीज। यहां से एक चीज और ध्यान रखनी है बच्चों, मान लो कि लाइट रे ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। लाइट रे जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी
it will bend towards normal, bends towards normal. लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी बच्चों। अगर लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है, तो इस केस में बच्चों लाइट रे bends away from normal, नॉर्मल से अवे बेंड करेगी लाइट रे आपकी, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। लाइट रे अगर रेयरर से डेंसर में जाएगी तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयरर में जाएगी इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। और स्नेल्स लॉ क्या है, जिस भी मीडियम में लाइट रे इंसिडेंट हुई है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को उसके साइन ऑफ इंसिडेंस से मल्टीप्लाई करें, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को उसके साइन ऑफ एंगल से मल्टीप्लाई करें, दोनों एंगल लाइट रेज अपने नॉर्मल के साथ बनाएंगे। ये आपका स्नेल्स लॉ है, ये आपका क्या है, ये आपका स्नेल्स लॉ है। ये यहाँ बाय वन था। डन। अच्छा एक चीज और देखो, यहां भी एंगल ऑफ डेविएशन की बात कर लेते हैं बच्चों। इस केस में देखो लाइट रे को ऐसे जाना चाहिए था, ये इधर चली गई, ये एंगल आई, ये एंगल आर, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन ये वाला आया, ये कितना आया, ये आई माइनस, सॉरी आई माइनस आर, और यहाँ पर आर माइनस आई। तो यानी कि सर रिफ्रैक्शन में एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू मॉड ऑफ आई माइनस आर, दैट्स सो। मॉड ऑफ आई माइनस आर। और बच्चों रिफ्रैक्शन में अगर कोई लाइट रे नॉर्मली फॉल करेगी तो बिना किसी बेंडिंग के पास हो जाएगी, बिना किसी बेंडिंग के लाइट रे क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। एंगल ऑफ डेविएशन को डेल्टा से, देखो बेटा एक क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है कि लाइट रे इंसिडेंट ऑन ए ग्लास सरफेस ऑफ, अच्छा एक चीज और देखना बेटा, लाइट रे रेयरर से डेंसर में गई, जब लाइट रे रेयरर से डेंसर में जाती है तो प्यारे बच्चों स्पीड डिक्रीज होती है और वेवलेंथ भी डिक्रीज होती है। जब लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में आती है तो बच्चों उस केस में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो इंक्रीज होती है और वेवलेंथ जो है आपकी, वेवलेंथ भी इंक्रीज होती है, वेवलेंथ भी इंक्रीज होती है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन के ऊपर। लाइट रे इंसिडेंट ऑन ए ग्लास सरफेस, ये कोई ग्लास सरफेस है बेटा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, एयर से आ रहा है, तो एयर अगर मीडियम है प्यारे बच्चों तो एयर का म्यू तो कितना हो गया, 1 हो गया। एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री, 45 डिग्री पर आया ये एंगल 45। लाइट रे एयर से म्यू इक्वल टू √2 में, यानी कि रेयर से डेंसर में गया है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये एंगल आर है, ये फाइंड आउट करना है। स्नेल्स लॉ यूज करना सिखा रहा हूं, दोबारा से ध्यान से देखो, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 45 डिग्री बराबर, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 साइन ऑफ आर, साइन 45 इज 1 by √2, √2 साइन ऑफ
आर। तो बच्चों साइन आर इज इक्वल टू क्या आया, 1/2, और आर इज इक्वल टू कितना आ गया, 30 डिग्री। यानी कि ये आर आपका आ गया 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो कितना आया प्यारे बच्चों, 30 डिग्री। एंगल ऑफ डेविएशन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, अभी बताया आपको कितना आया यार, ये 15 डिग्री। कितना आया, 15 डिग्री। क्या कुछ मुश्किल था क्या? आपके रिएक्शन से जानना चाहूंगा कि कितना समझ में आया आपको, क्या यहां तक कोई डाउट है क्या? देखो बेटा, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन, आसान भी अच्छा भी। लाइट इज मूविंग फ्रॉम एयर टू डेंसर मीडियम, ये एयर है बच्चों, और ये आपका कोई डेंसर मीडियम है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। इट इज ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज हाफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, I/2। आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड आउट करना। स्नेल्स लॉ में एक्सपर्टी कर चुके हैं हम, 1 × sin ऑफ I इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ऑफ I/2। आर I/2 तो है सर। देखो यहां जादू करना पड़ेगा अगर सॉल्व करना चाहते हो तो। इसको बच्चों ऐसे लिखना पड़ेगा, साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ I/2 इज इक्वल टू म्यू साइन I/2। साइन 2 थीटा, दिस इज साइन 2 थीटा इज व्हाट, 2 sin थीटा, यानी कि I/2 इंटू कॉस ऑफ I/2 इज इक्वल टू म्यू साइन I/2। साइन I/2 से साइन I/2 कैंसिल आउट, तो म्यू इज इक्वल टू 2 cos I/2। मुझे आई चाहिए बेटा, तो cos ऑफ I/2 इज इक्वल टू म्यू बाई 2, I/2 इज इक्वल टू cos इनवर्स म्यू बाई 2, एंड I इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ cos इनवर्स बाई 2। कुछ साइन में दे चाहे टेन में दे, मेरे पास तो यार cos I/2 की वैल्यू आ गई है, मैं तो सब कुछ पता लगा सकता हूं। समझ में आ गया? क्या कुछ मुश्किल था क्या? प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। ये क्वेश्चन भी बड़े आराम से कर लोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूं, आपको करना है ये क्वेश्चन में। आपको क्या करना है, डू योर सेल्फ, मैं आपकी पीडीएफ में इसको इंक्लूड कर दूंगा, आपको अपने आप से करना है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं करवाता हूं, ये क्वेश्चन करवाता हूं मैं। फाइंड आउट टोटल एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर टू रिफ्रैक्शन टू ग्लास स्फेयर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्शन के बाद इसका एंगल ऑफ डेविएशन बताना बेटा, दो एंगल के बाद। तो देखो पहला रिफ्रैक्शन तो यही हो रहा है यार, यहां पर फर्स्ट रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन देखो आप, 1 × sin ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ऑफ आर। साइन 60 डिग्री इज √3/2, इट इज इक्वल टू √3 इंटू साइन आर। तो बेटा साइन आर इज इक्वल टू 1/2, आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्या यहां तक कोई दिक्कत? यानी कि सर यहां पर जब ये लाइट रे जाएगी, तो भैया ये तो नॉर्मल बना ही हुआ है, तो लाइट रे यहां ना जाते हुए ऐसे बेंड करेगी प्यारे बच्चों, और ये एंगल कितना आ गया आपका, ये 30 डिग्री आ गया। पहला डेविएशन कितना आया,
इस लाइट रे को ऐसे जाना चाहिए था, ये डेविएशन आया, कितना आया, 30 डिग्री। कौन सी डायरेक्शन में आया, क्लॉकवाइज डेविएशन आया, पहला डेविएशन आ चुका, 30 डिग्री क्लॉकवाइज। अब लाइट रे यहां पहुंच गई। नॉर्मल जब भी आप बनाते हो तो वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। ये और ये बराबर, क्योंकि दोनों रेडियस हैं, तो ये 30 तो बेटा ये भी कितना हो गया, 30। मैं तो कहता हूं इस बी पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगा लो। स्नेल्स लॉ लगाएं सभी बच्चे बी पॉइंट पर। क्या लिखोगे, √3 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 30 बराबर म्यू इज 1 इंटू साइन ऑफ उसका रिफ्रैक्शन आर डैश मान लो, √3/2 इज इक्वल टू साइन ऑफ आर डैश। आर डैश कितना आया, 60 डिग्री। ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे आया, ये 60 डिग्री पूरा एंगल। ठीक है, ऐसे ऐसे जाना चाहिए। तो यहां पर दूसरा डेविएशन फिर से क्लॉकवाइज आ गया, और वो कितना आ गया, वो भी 30 डिग्री आ गया, क्लॉकवाइज ही आया। नेट डेविएशन दोनों क्लॉकवाइज में है, तो दोनों को ऐड कर दो बच्चों। 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना आया, 60 डिग्री। बोलो ये बात समझ में आई क्या आपको? एपरेंट डेप्थ तो मैं लास्ट में ये क्वेश्चन देखिए, एनएससी जीएस में आया हुआ क्वेश्चन। बस 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, देन वी विल वाइंड अप दिस सेशन। लाइट travels from medium x to medium y as shown in the adjacent figure। कह रहा बोथ स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, गलत बात, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज नहीं होती, इंक्रीज भी नहीं होती। ये भी गलत हो गया यार, ये कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, ये भी गलत हो गया। लाइट रे, अच्छा मुझे आप एक बात बताइए प्यारे बच्चों, बस ये बता दीजिए कि कौन सा मीडियम रिफ्रैक्ट, कौन सा मीडियम रेरर है और कौन सा डेंसर है। एक्स आपका रेरर मीडियम है, एक्स इज यूर रेरर मीडियम। और प्यारे बच्चों वाई क्या है आपका, वो डेंसर मीडियम है, वो डेंसर मीडियम। समझ में आया? एक्स मीडियम में यानी कि स्पीड क्या क्या फर्क पड़ेगा, एक्स से जब वाई में जब जाओगे तो स्पीड क्या होगी, डिक्रीज। वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज। और फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, कांस्टेंट। स्पीड डिक्रीजेस, वेवलेंथ डिक्रीजेस, ऑप्शन नंबर सी। स्पीड डिक्रीजेस नहीं, बिल्कुल ऑप्शन सी इज द आंसर। बताओ कुछ मुश्किल था क्या, क्या मुश्किल था? ओके, चलो एक और क्वेश्चन, ये भी एनएससी जीएस का क्वेश्चन, ये भी एनएससी जीएस का क्वेश्चन। मुझे लगता नहीं कि कुछ मुश्किल है अब आज की क्लास के बाद आपका। फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन 3 डिफरेंट मीडिया ए बी एंड सी आर। ए के अंदर 15 डिग्री, बी के अंदर आपका 25 डिग्री, और सी के अंदर आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया, 35 डिग्री। कौन सी स्टेटमेंट सही है, ये बताना है। म्यू ए इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए। ओके, अब आप बताओ क्या होने वाला है। सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो बेटा आप एक बात बताओ, क्या लिखोगे आप इसको, 1 into sin of i इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ऑफ आर। तो यार ये तो कांस्टेंट ही है, साइन ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। साइन आर इज इक्वल टू कुल मिलाकर के समथिंग कांस्टेंट बाय म्यू।
जिसका म्यू कम उसका साइन आर ज्यादा और उसका आर भी ज्यादा, यानी कि जिसका आर सबसे ज्यादा उसका म्यू सबसे कम। म्यू सबसे कम किसका? जिसका आर सबसे ज्यादा। तो यानी कि म्यू ऑफ सी इज सबसे कम, देन बी, देन ए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि प्राण निकल चुके हैं तुम्हारे? बेटा जिसका म्यू कम उसकी स्पीड ज्यादा। आ गई बात सुन? यहां से मैंने ये बात देख लिया कि जिसका म्यू कम उसका आर ज्यादा, जिसका आर ज्यादा उसका म्यू कम। फिर तो ये आ गया। अब आप देखो, म्यू इज मैक्सिमम, बात बिल्कुल सही है। मिनिमम वाला गलत हो गया, मिनिमम वाला गलत हो गया। यहाँ नहीं कट करते, बाद में बच्चों के मैसेज आते हैं, सर वो आप उसके ऊपर लिख देते हो, मुझे दिखता ही नहीं है। चलो यहाँ यहाँ मार्क करेंगे। तो ये ऑप्शन गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, क्योंकि म्यू ए तो मैक्सिमम है। और यार म्यू ए सबसे ज्यादा है तो स्पीड पे क्या फर्क पड़ने वाला है? म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। जिसकी म्यू सबसे ज्यादा उसमें स्पीड सबसे कम। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज, अच्छा म्यू ए तो मैक्सिमम, यानी कि ये भी सही है और ये भी सही है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज, म्यू ए मैक्सिमम है तो स्पीड कम हो जानी चाहिए। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। मुझे बताओ यार इसमें कहीं कोई दिक्कत आई क्या? कोई बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक, कहीं कोई इफ एंड बट ही नहीं है। ये कॉनकेव मिरर का है, ये सब एपरेंट डेप्थ के आ गए हैं, ठीक है। अभी कुछ पार्ट आज की क्लास का जो मुझे कवर करना था वो रह गया है, काफी टाइम हो गया है बच्चों। अगली क्लास में पहले तो हम स्टार्ट करेंगे रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ, जहां से क्वेश्चन आता है। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या चीज, कुछ पार्ट हम कटिंग ऑफ मिरर का भी करेंगे। एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस और फिर लेंस का पार्ट स्टार्ट। तो जो हमने प्लान 3 क्लास में किया था वो 3 में तो शायद नहीं होने वाला है, इट विल बी टेकिंग मोर क्लासेस। तो अभी के लिए ये जो पीडीएफ मैं आपसे शेयर करूंगा, आज की क्लास के क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको करने हैं। जिन बच्चों ने लास्ट क्लास मिस कर रखी है वो लास्ट क्लास भी जरूर देख लें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।